यह नक्षत्र खंड का प्रथम पद है पद्मावत के, और यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी इस छंद के माध्यम से राजा के सम्मुख तोते के मुख से पद्मावती के केशों का जो सुंदर रूप चित्रण है उसका वर्णन करा रहे हैं। और इस पद को लिखते हुए जायसी जी कहते हैं कि का सिंगार ओहि बरनो राजा, ओहि का सिंगार ओहि पे छज, प्रथम ही शीस कस्तूरी केसा, बली बासुकी को अरु नरेश, भवर केस वह मालती रानी, विषहर लुरहि लेहि अरधा, बेनी छोरी झारू गौ बारा, सरग पतार हुई अंधिया, कोवल कुटिल केस नगकारे, लर नहीं खरे भुजंग विसारे, बेने जाम मलय गिरिबास, शीस चढ़े लोटहि चहुपास, घुघुरन वारी अलते बिख धरि, सिंकरि पेन चढ़हि घीप, अस पनवारी केस वैराज, पराशीस दिए पान, अष्टोपुरी नाग ओर गाने, भय केसनी कई भान। तो यहाँ पर जो तोता है वो पद्मावती के अनन्य सौंदर्य केश वर्णन को राजा के समक्ष प्रस्तुत करता है, और उसमें भी सर्वप्रथम वह ये बात कहता है कि मैं पद्मावती के उस रूप चित्रण का, उस श्रृंगार का क्या वर्णन करूं। का सिंगार ओहि बरनो राजा, हे राजा मैं आपसे उसके श्रृंगार का वर्णन किस प्रकार करूं। ओहि का सिंगार ओहि पे छाजा, उसका तो जो श्रृंगार है, जो सौंदर्य है, जो उसका अनुपम सौंदर्य है, वो उसी के जैसा अद्भुत है और उसी को शोभा देता है, उसको और अधिक सौंदर्य से अभिभूत कर देने वाला है। तो आनंद अलंकार यहाँ पर कवि ने प्रयुक्त किया है इस पंक्ति में कि उसका सौंदर्य उसी को सुशोभित कर देता है और उसी के जैसा अद्भुत है। प्रथम ही शीश कस्तूरी केस, सर्वप्रथम तो जो उसके शीश पर उसकी अलकें, उसके बाल सुशोभित हैं, वो कस्तूरी, कस्तूरी के समान श्याम है और उस कस्तूरी के समान ही सुगंधिमय। उपमा कर रहे हैं कि कस्तूरी केसा, जो उनके बाल हैं, जो उनके केश हैं, वह कस्तूरी के समान ही सांवले श्यामल रंग के हैं और उसी के समान सुगंधिमय हैं। बलि वासुकी को और नरेशा, और जब शेष नाग ही उन पर न्योछावर हो जाते हैं, बलिहारी जाते हैं, वासुकी जो शेष नाग हैं, जब वो शेष नाग ही उनके केशों के सौंदर्य पर अपने आप को न्योछावर कर देते हों, तो और नरेशा को और कौन सा राजा है जो उनकी बराबरी करके उसकी कामना करेगा। अर्थात कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। उनके केश इतने स्निग्ध हैं, जितने हैं इतने काले हैं, सुंदर हैं कि वो शेष नाग भी अपने संपूर्ण सौंदर्य को उन पर न्योछावर कर देते हैं। भंवर केश वह मालती रानी, भंवर केश, और आगे कह रहे हैं कि पद्मावती मानो वह मालती का पुष्प है और उस पर भंवर मंडराने वाले जो भारे हैं वो केश, वही उनके केश। जैसे मालती के पुष्प पर भंवरे मंडराते हैं, उसी प्रकार से जो पद्मावती हैं, जो स्वयं मालती पुष्प के समान सौंदर्यवान हैं, उन पर मंडराने वाले भंवरे ही उनके केश स्वरूप हैं। विषहर लुरहि लेहि अरधा, इसके बाद कहते हैं कि वे जो केश हैं पद्मावती के, वो जो केश हैं, बाल हैं, वह जहरीले नागों के समान, विषहर लुरहि, जहरीले नागों की भांति लहराकर लेहि अरधा, उनकी सुगंध ले रहे हैं।
अर्धानी मतलब जो मालती पुष्प है जिस पर भूरा बैठा है, मानो उसी पुष्प की सुगंध वो जहरीले नाग बार बार उन पर लहरा करके उसकी सुगंध ले रहे हैं। इस प्रकार उनके केश लहराते हुए प्रतीत होते हैं। इतने सुंदर हैं उनके केश। आगे कहते हैं कि कोमल कुटिल केश बेनी छोरी भारुजों बार। अगली पंक्ति में कहते हैं कि जब वह अपने जूड़े को खोलकर, है ना, छोरी झारू जो बार, जब वो अपने जूड़े को खोलकर और बालों को झाड़ने लगती है, ठीक है। तो बेनी छोड़ी, बेनी वैसे तो चोटी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बेनी से अर्थ जो लिया है वो जूड़े से ले लिया है कि जब वो उसको खोलकर, छोरी खोलकर झाड़ू यानी कि झाड़ने लगती है, ठीक है, जब अपने बालों को झाड़ने लगती हैं तो उस समय सरग पतार हो ही अंधियारा। ऐसा लगता है मानो उनके केशों की श्यामता के कारण स्वर्ग और पाताल, सरग पताल, स्वर्ग और पाताल सर्वत्र हो ही अंधियारा, अंधेरा छा जाता, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा जाता है जब वो अपने जूड़े को खोल करके और अपने बालों को झाड़ना प्रारंभ करती हैं तब। यानी कि उनके बाल इतने काले हैं कि चारों तरफ का जो प्रकाश है वो भी अंधकार में बदल जाता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर उन्होंने प्रयुक्त किया है जायसी जी ने। अगली पंक्ति में कहते हैं कोवल कुटिल केस नगकार। पद्मावती के जो वह कोमल टेढ़े मेढ़े काले और जहरीले से बाल हैं वो इस प्रकार लरनही हरे भुजंग दिशाई, इस प्रकार लहराते हैं जैसे कि विषधारी सर्प लहराते हैं, रेंगते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं बेंधे जान मलई गिरिबास। उनके शीश पर जो चढ़े हुए चारों ओर जो उनके बाल हैं वो इस प्रकार लगते हैं, शीश चढ़े लोटे नहीं चहु पासा। उनके शीश पर चढ़े हुए जो पूरे के पूरे उनके बाल हैं, उनके बालों का जो समूह है वो इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे मलईगिरी, मानो मलईगिरी पर वास करने वाले जो बेंधे जान जो सर्प हैं वो उनसे मलईगिरी से लिपट रहे हैं। जनु तो प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग क्या है? जानू। मतलब ऐसा प्रतीत होता है, मान लीजिए कि उनके शीश पर चढ़े हुए जो वह बाल हैं वो उसी प्रकार शोभित होते हैं जैसे मलईगिरी के चारों ओर जहरीले जो सर्प हैं वो आकर के लिपट गए। गुरुवारी हल्के बिक भरम। आगे कहते हैं कि उनकी जो विषैली घुंघराली अलके हैं मानो वो सिकरी प्रेम चाही दिए पर, वो मानो प्रेम की सिकरी श्रृंखलाएं हैं जो चाहीगियों पर किसी के भी गले में लिपट करके उसको जकड़ लेना चाहती हैं या उनको जकड़ने की क्षमता रखती है। अस फंदवार केस भयराज। और हे राजा, पद्मावती के वे केश जब लिपटते हैं तो इस प्रकार का फंदा डाल देते हैं कि परासीस दिए पान, कि उस फंदे से दूर होने पर भी जो राजा रत्नसेन उनके सिर और उनकी गर्दन में उनका फंदा पड़ गया है। अष्टोपुरी नाग और गाने भय केसनी के बान। और आठों कुल के नागाधिराज, अष्टोपुरी नाग आठों कुलों के नागाधिराज और गाने झुक करके भय के सनी के बान, उनके केशों के बंदी हो गए हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर जायसी ने पद्मावती के केशों का किया है जिसको उन्होंने तोते के द्वारा वर्णित कराया है। और अनेक अलंकारों के योग से कवि जायसी ने यहाँ पर केशों के सौंदर्य का वर्णन किया है और बहुत सारे अलंकारों की सृष्टि उसमें कर दी है। ये अपने आप में एक अतुलित वर्णन है।
हालांकि भारतीय नक्शिक जो रूढ़ परंपरा है उसका ना होकर ये फारसी कवियों जैसा वर्णन है जो नक्श से आरंभ ना होकर शिक से आरंभ होता है।